Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं आपका जो एग्ज़ाम होना है आगे AEES का, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का जो एग्ज़ाम होना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है इसमें। तो इस वीडियो में हम उसी एग्ज़ाम में जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए थे फिज़िक्स के, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो जल्द ही ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, जल्द ही एग्ज़ाम होगा आपका। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और यही क्वेश्चंस जो है, अगर आप DSSB के लिए TGT साइंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिज़िक्स वाले पार्ट में भी ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन आप लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और हमारे कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F. If masses of both objects are half without changing distance between them, then the gravitational force would become. ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट ऑप्शन है F/4, सेकेंड ऑप्शन है F/2, थर्ड ऑप्शन है F एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2F। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में F। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं F जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, टू ऑब्जेक्ट्स हम मान लेते हैं जिनका मास है m1 एंड m2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला हम सबको पता है। उनके डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं r। तो सपोज़ ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होता है r। इसका मास m1 एंड इसका मास m2। तो जो डिस्टेंस है, आप ध्यान रखो, डिस्टेंस जो है आपका वो सेंटर से सेंटर मेज़र किया जाता है। तो इनके बीच का फोर्स हमें दिया हुआ है F। अब इसने बोला है अगर मास जो है दोनों ऑब्जेक्ट का वो हाफ हो जाए और उनके बीच का डिस्टेंस बिना चेंज किए, डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास हमने हाफ कर दिया, तो जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उनके बीच में वो उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यूज़। मास क्या कर देंगे हम, हाफ m1/2 एंड m2/2। डिस्टेंस हमें क्या रखना है, सेम, बाय में r²। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, g m1 m2/r², और साथ में क्या आ गया, 2 और 2 मिलके 4, नीचे आ गया 4। तो अगर आप ध्यान से देखो इस वैल्यू को, नया फोर्स हम मान लेते हैं F'। तो जो नया फोर्स निकल के आया हमारे पास उसकी वैल्यू क्या बन रही है, ये किसकी वैल्यू थी, जो स्टार्टिंग में फोर्स था F और साथ में क्या आ गया 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, F' की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, F/4। तो ये हमारा आंसर बन गया। नया फोर्स जो होगा उन दो मासेस के बीच में जिनका मास हमने हाफ कर दिया था, F/4। तो कौन सा ऑप्शन है, F/4। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने, ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। सो क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रजिस्टर्स ऑफ 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds will be. ऑप्शंस हैं 5 जूल, 10 जूल, 20 जूल या फिर 30 जूल। तो हमें दो रजिस्टर दिए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम हम बना लेते हैं। हमें दो रजिस्टर इन्होंने दिए हुए हैं, 2 ohm एंड 4 ohm। इसको मान लेते हैं 2 ohm का रजिस्टर और इसको मान लेते हैं 4 ohm का रजिस्टर। और ये किससे कनेक्टेड हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से। इसको मान लेते हैं 6 वोल्ट। खैर ये तो सेल का सिंबल बनाया है मैंने, बैटरी में हमारे पास ऐसे होगा, इस तरीके से सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होती है।
ये माइनर माइनर चीज़ें भी आप ध्यान रखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं 2 रजिस्टर और वो दोनों रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। और इन्होंने पूछा है कि जो 4 ओम वाला रजिस्टर है उसके अक्रॉस 5 सेकेंड में कितनी हीट डिसिपेट होगी। हीट डिसिपेट पूछा है इन्होंने। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव साइन होता है, ये हमारे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा करंट फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करेगा सर्किट में। तो सबसे पहले इसमें हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला हम सबको मालूम है क्या होता है, दैट इज़ I²R T। तो हमें रजिस्टर भी पता है किस रजिस्टर के अक्रॉस हीट डिसिपेट निकालना है, टाइम भी हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड में निकालना है, और करंट की वैल्यू हम यहाँ से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम सबको ये फॉर्मूला पता है, V = IR, ओम्स लॉ। सो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से आप निकाल लो कितनी आएगी। तो सीरीज़ में दोनों रजिस्टर, तो हमें पता है इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम आएगी। हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं तो हम उनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 6 ओम आ गई। और अब हमें यहाँ से निकालना है करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज हमें दी हुई है दैट इज़ 6 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस इसके नीचे चली जाएगी, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू है 6, तो ये कट करके हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर आ गई। सो करंट की वैल्यू हमें पता चल गई 1 एम्पियर। अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ जस्ट पुट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई हमारे पास। सो हीट डिसिपेट किसके अक्रॉस निकालना था, हमें 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना था। सो करंट की वैल्यू 1, I², रेजिस्टेंस कितनी है 4, टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना बनता है 5 4 20 जूल। तो जो 4 ओम वाला रजिस्टर था उसके अक्रॉस कितनी हीट डिसिपेट होगी, दैट इज़ 20 जूल। कौन से ऑप्शन में हमें 20 जूल नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी दे सकता था, या फिर दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट डिसिपेटेड पूछ सकता था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा था ये भी इन्होंने। आई होप आपको ये अप्रोच समझ आ गई होगी। स्टिल आपको कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने रे ऑप्टिक्स को लेके। तो इसमें इन्होंने, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अ 10 mm लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर के सामने 10 mm की लॉन्ग पिन इन्होंने रखी हुई है। तो कनकेव मिरर हमारा इस तरीके से होता है और बाहर से पॉलिश होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसका रे डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमारा होता है फोकस और ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 10 mm का जो है लॉन्ग पिन रखी हुई है, वो हमें नहीं पता कहाँ रखी है, तो हम उसको सपोज़ यहाँ मान लेते हैं। वर्टिकली रखी है कनकेव मिरर के सामने, और उसकी जो है 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द पिन इज़ फाउंड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने ही 30 सेंटीमीटर पे उसकी इमेज बन रही है और उसकी हाइट दी हुई है 5 mm। तो मिरर के सामने इधर से हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे, तो हमें नहीं पता इसकी फोकल लेंथ कितनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज़ यहाँ कहीं 30 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें दी हुई है 5 mm और ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी हुई है 10 mm। तो इसने पूछा है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। इस मिरर की हमसे फोकल लेंथ पूछी है इन्होंने। तो आई होप आपको ये रे डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबको पता है ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो भी हमारा आर होता है, वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ, राइट। अब इसमें जो भी डाटा हमें दिया हुआ है विद साइन कन्वेंशन हम लिख लेते हैं। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज हम h डैश से डिनोट करते हैं, तो वो कितनी है 5 mm बन रही है। हाइट ऑफ इमेज 5 mm, तो उसके सामने बन रही है वो मिरर के, हमें नहीं पता वो जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो हम इसको 5 mm लिख देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव की अभी हमें टेंशन नहीं लेनी।
और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमें कितना दिया हुआ है 10 mm, तो वो सामने रखा है, वो पॉजिटिव होगा। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हाइट ऑफ इमेज। और जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमें इसने दिया हुआ है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम अपोजिट साइड डिस्टेंस कोई भी मेज़र करते हैं तो उसका साइन हम लेते हैं नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो v की वैल्यू भी हमें दी हुई है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसा लेके चलेंगे, नेगेटिव। तो v की वैल्यू हो गई नेगेटिव। तो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पे इसने पूछा है फोकल लेंथ कितनी होगी। तो फोकल लेंथ के लिए मिरर फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ के लिए v तो हमें पता है, इमेज डिस्टेंस, बट हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि मैग्नीफिकेशन हमारी किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू -v में u, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू h' में h। v हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस और u हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू h' में h हमारी हो गई हाइट ऑफ इमेज एंड h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, बाकी जो v, u, h' जो भी वैल्यूज़ आप पुट करोगे वो आपको विद साइन पुट करनी है। क्लियर, वो वैल्यूज़ आपको विद साइन पुट करनी है। अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी तो पूरा ही न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u इज इक्वल टू h'। हाइट ऑफ इमेज क्या बनी हमारी 5, तो क्या होगी माइनस, और h हमारा क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है ऑब्वियसली, तो वो क्या हो जाएगा हमारा +10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -1/2। सॉरी, यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि हमें ये इमेज की हाइट पता नहीं है, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो -v/u इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हमें इमेज का डिस्टेंस पता है कितना होता है, कितना है इमेज का डिस्टेंस, दैट इज 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा कनकेव मिरर से, वो वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। तो माइनस में आई है ऑब्वियसली, जो है हमारा लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है। तो u की वैल्यू हमें पता चल गई। बस अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे और मिरर फॉर्मूला में पुट करके हम f की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिरर फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आती है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/v इमेज डिस्टेंस कितना था, -30 सेंटीमीटर था, प्लस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, -60 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्व करके वैल्यू आती है -1/20। इट मीन्स फोकल लेंथ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो फोकल लेंथ कितनी है उस कनकेव मिरर की, सेकंड ऑप्शन -20 सेंटीमीटर। दिस इज़ द फाइनल फोकल लेंथ ऑफ दैट कनकेव मिरर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा।
स्टिल आपको कोई डाउट है देन आप पूछ सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं u बाई जी, यू स्क्वेयर बाई जी, थर्ड ऑप्शन है u स्क्वेयर बाई 2g एंड फोर्थ ऑप्शन है u बाई में 2g। तो ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल पूछा हुआ है आपका काइनेमेटिक्स में से। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। कोई बॉडी है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। जैसे सपोज यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधा फेंक दिया ऊपर, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। तो इसने पूछा है कि मैक्सिमम हाइट जो है, जो ग्रेटेस्ट हाइट है, ये बॉडी कितनी अटेन करेगी, ये पूछा इन्होंने। तो देखिए प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं। सोचो अगर आपके पास कोई बॉल है, आपने वो ऊपर फेंक दी, तो ऊपर जाते जाते कुछ मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगी डेफिनेटली, बट एक टाइम पे जाके वो क्या कर जाएगी, स्टॉप कर देगी और फिर वहाँ से वो वापस नीचे आना शुरू कर देगी। तो वो जो मैक्सिमम हाइट थी आपकी, वो मैक्सिमम हाइट सपोज h तक हाइट तक वो चली गई बॉल आपकी। तो वो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बतानी है आपको, कितनी हाइट तक वो बॉल ऊपर तक जाएगी। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखिए v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी एंड u हमारी है इनिशियल वेलोसिटी। a क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन और s हमारा जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो उन्होंने कवर किया है वो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, अगर आपने बॉल ऊपर फेंकी है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वो एक इंस्टेंट के लिए स्टॉप करेगी। इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसने हमें दी हुई है दैट इज़ u, तो u स्क्वायर एंड 2 एक्सेलरेशन कितना लगेगा हमारा, g लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मैक्सिमम हाइट h मान ली थी हमने, सपोज h हाइट तक वो हमारा ऑब्जेक्ट चला गया था। तो वही हमें निकालना है, h कितनी हो गई। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, u स्क्वायर बाई में 2g। साइन को अगर आपको देखना है तो g की वैल्यू आप माइनस जी पुट करोगे बिकॉज ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके आपके पास वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई में 2g। तो ये आपकी फाइनल मैक्सिमम हाइट होगी u स्क्वायर बाई 2g। कौन से ऑप्शन में हमें नज़र आ रही है ये वैल्यू, थर्ड ऑप्शन u स्क्वायर बाई में 2g। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसी न्यूमेरिकल को जो है, क्या पता नेक्स्ट टाइम हमें ऐसे देखने को मिल जाए कि कुछ वैल्यूज़ हमें दे दे एग्जामिनर, इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू दे दे हमें और फाइनल जो है कुछ डाटा की फॉर्म में हमें ऑप्शंस देखने को मिले। तो यही अप्रोच हमारी यही रहने वाली है, बस आपका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, या आपके अगर आप DSSB के लिए भी तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए, तो उसमें जो फिज़िक्स वाला पार्ट होता है उसमें भी काफ़ी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस आपकी। डेफिनेटली इस लेवल तक के क्वेश्चंस DSSB में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मिनिमम वेवलेंथ इज अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज या फिर गामा रेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, कौन सी है इनमें से। सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा गामा रेज, फोर्थ ऑप्शन। फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। गामा रेज की वेवलेंथ बहुत ही मिनिमम होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है इनकी वो मैक्सिमम होती है गामा रेज की। यहाँ से फर्दर नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊँ, जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा होता है उसमें जो विबग्योर बनता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, इस तरीके से 7 कलर्स होते हैं। तो उनमें से भी मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो भी आप याद रखें, जो हमारी रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और जो हमारा वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ हमारी मिनिमम होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमें करने थे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
देन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर.